हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव गुप्ता, लेक्चरर भगवती टीटी कॉलेज गंगापुर सिटी। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको चिंतन के बारे में समझाया था, चिंतन के प्रकार बताए थे और लास्ट के जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था निगमनात्मक चिंतन, है ना, डिडक्टिव थिंकिंग। आज का वीडियो निगमनात्मक चिंतन के बारे में मैंने आपको निगमनात्मक चिंतन क्या है, उसकी विशेषता, उसके गुण, उसके अवगुण वगैरह वगैरह बताए थे। और दोस्तों, आज जो वीडियो है आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस चिंतन के बाद अगला उपागम है हमारा समस्या समाधान उपागम, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। अर्थात ये समस्या समाधान क्या है ना। बात करते हैं समस्या किसे कहते हैं। कठिनाई अर्थात जब कोई लक्ष्य हमने निर्धारित किया, कोई उद्देश्य हमने निर्धारित किया और उस उद्देश्य की प्राप्ति में जब कोई कठिनाइयां आ जाती हैं तो उन कठिनाइयों को हम क्या कहते हैं, समस्या कहते हैं, है ना। अब बात आती है कि समस्या समाधान क्या है। तो उपलब्धियों उद्देश्यों की प्राप्ति में आने वाले कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम जो रास्ता अपनाते हैं, जो मार्ग अपनाते हैं, उसी मार्ग को हम क्या कहते हैं दोस्तों, समस्या समाधान कहते हैं, है ना। अर्थात वो कहते हैं कि कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करना। क्या लिखते हैं इसका समस्या समाधान का अर्थ है? कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करना ही समस्या समाधान है। समस्या समाधान है ना। कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करना है। कुल मिलाकर हम जिस रास्ते से, जिस उपचार से हम हमारे लक्ष्य को, हमारे उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है दोस्तों, देखो जीवन में हर पल, हर स्टेप पर, हर कदम पर हम मानव होने के नाते समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि समस्या नहीं आएंगी और उनका यदि हम समाधान नहीं ढूंढेंगे तो दोस्तों हमारा मानव जीवन नहीं होता, है ना। समस्या तो पशुओं के सामने भी आती है और समस्या मानवों के सामने भी आती है, लेकिन ये साइकोलॉजी बताती है कि मानव जो समस्याओं का समाधान करता है तो वो भी प्रयास और त्रुटि के द्वारा करता है। ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है ना, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक इस बात को कहता है कि मानव समस्याओं का समाधान करता है प्रयास और त्रुटि से, और पशु भी समस्याओं का समाधान करता है प्रयास और त्रुटि से। फिर दोनों में अंतर क्या है? तो दोस्तों यहां मैं बता दूं आपको, थॉर्नडाइक के अनुसार कि मानव प्रयास और त्रुटि करता है अपने चिंतन में, क्योंकि समस्या समाधान अप्रोच आप बाद में पढ़ रहे हैं। पहले क्या पढ़ा आपने? चिंतन पढ़ा, है ना। अब आप समझेंगे कि हम जब मानव होने के नाते हम समस्या का समाधान करते हैं तो मानव समस्या समाधान करता है दोस्तों चिंतन में, प्रयास और त्रुटि के द्वारा, और पशु समस्या समाधान करता है प्रत्यक्ष प्रयास और त्रुटि के द्वारा। समझा? चिंतन में प्रयास और त्रुटि का मतलब अमूर्त प्रयास और त्रुटि, और प्रत्यक्ष प्रयास और त्रुटि, दोनों में अंतर है। देखो कैसे अंतर है। पहले मैं एक उदाहरण दे दूंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे एक पशुपालक
ये यूँ कहते हैं चरावाहा, गाय चराने वाला अपनी गायों के झुंड को ले जा रहा है, घर पर जा रही है गाय शाम को चरने के बाद। उदाहरण अच्छे समझना, है ना। आगे एक खाई पड़ती है। अब पशु चारक कभी देख लेना, आगे आगे नहीं चलेगा, झुंड के पीछे पीछे चलेगा, तो वो पीछे पीछे चल रहा है, आगे आगे गायों का झुंड चल रहा है। आगे एक खाई पड़ जाती है रास्ते में, तो अब आप देखिए पशु चारक जो है वो तो बहुत पीछे है, झुंड के पीछे है। वो तो पहले ही समझ गया कि आगे खाई है, मुझे रास्ता बदल लेना चाहिए या मुझे यहाँ पर रुक जाना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। पहले ही सोच लिया। खाई दिखी नहीं उसे, बस वो जानता है कि आगे एक खाई है, क्योंकि तो उस रास्ते से रोजाना आता है वो, तो वो जानता है कि खाई है, लेकिन दिखी नहीं। उसने मन में सोच लिया, अपने मस्तिष्क में चिंतन कर लिया कि आगे खाई है, इसलिए मुझे दूसरा रास्ता बदल लेना चाहिए। तो कैसे प्रयास और त्रुटि की है उसने, कैसे प्रयास किया, कैसे अभ्यास किया, कैसे कार्य किया, चिंतन में कार्य किया। और जब पशुओं का झुंड बढ़ता जा रहा, लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, और जब बिल्कुल खाई के किनारे पर पहुंच जाएगा, तब उसे खाई दिखेगी, तब वो अपना रास्ता बदलेगा। और जब कहते हैं कि भेड़ चाल, तो भेड़ों का झुंड अगर है तो हो सकता है कि 2-4 भेड़ उस खाई में गिर भी जाएं, है ना। तो अब उन्होंने भी रास्ता बदला, पशुओं ने, उन्होंने भी सीखा क्या कि खाई है, हमें रास्ता बदल लेना चाहिए। लेकिन कैसे सीखा, कब समस्या का समाधान किया, जब समस्या बिल्कुल सामने आ गई, खाई बिल्कुल सामने आ गई, तो उन्होंने सीखा। ये तो प्रत्यक्ष हुआ उनका प्रयास, पशुओं का प्रयास और त्रुटि कैसा हुआ, प्रत्यक्ष हुआ, और मानव का अमूर्त हुआ। यह अंतर होता है दोस्तों प्रयास और त्रुटि में। अब आते हम, तो आज से आप याद रखेंगे कि मानव समस्या का समाधान करता है अमूर्त प्रयास और त्रुटि से, है ना। क्लियर हो गया। मैंने शुरुआत की थी कि हम मानव हैं, हमारे हर कदम पर हर पल समस्या रहती है, और उन समस्याओं का हम समाधान करने का प्रयास करते हैं, और जब समस्या समाधान करके हम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समस्या समाधान की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में एक आप परिभाषा देख लें। इसके अंदर में परिभाषा दी है किसकी, स्किनर की वो परिभाषा है दोस्तों। ठीक है, स्किनर क्या कहता है कि समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है। समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में, किसी लक्ष्य की प्राप्ति में विजय पाने की प्रक्रिया है ना, विजय पाने की प्रक्रिया है, तथा यह बाधाओं के अतिरिक्त सामंजस्य करने का उपाय है, तथा यह बाधाओं के अतिरिक्त सामंजस्य, बहुत अच्छा शब्द है, सामंजस्य करने का उपागम है ना। देखो क्या कह रहा है इसके अंदर कि समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में विजय पाने की प्रक्रिया है। मतलब हम विजय पाना मतलब उस समस्या को जीत लिया, हमने उस समस्या का समाधान हमने कर लिया, है ना। फिर तथा ये बाधाओं के अतिरिक्त, बाधा मतलब जो बाधा मतलब समस्या, कि समस्याओं के अतिरिक्त सामंजस्य करने का उपागम है। सामंजस्य मतलब अनुकूलन, एडजस्टमेंट, है ना। अब सामंजस्य हमेशा किससे करते हैं हम, परिस्थितियों से करते हैं, वातावरण से करते हैं। भाई एक समस्या आई, समस्या वो आई क्यों,
सबसे पहले तो हम इस बात पर विचार करें कि समस्या आई क्यों, समस्या क्यों है। समस्या इसलिए है दोस्तों कि हम उस समय उस वातावरण से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए, इसलिए वो समस्या है। ठीक है ना भाई। आज देखो, मैं रास्ते में जा रहा हूं और मुझको कोई दूसरा व्यक्ति अपशब्द बोल दे, है ना। अब मैं मान लो उसको नजरअंदाज करके चल दूं कि कोई बात नहीं यार, जाने दो, इनको क्या मुंह लगे, तो समस्या ही मेरी। और अगर मैं सोच लूं कि नहीं, इसको तो जवाब देना पड़ेगा, तो समस्या क्रिएट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मैंने वातावरण के साथ अनुकूलन नहीं किया। और जब मैं उस समस्या को दूर कर लूंगा तो इसका मतलब मैंने वातावरण के साथ अनुकूलन कर लिया। यही तो स्किनर कह रहा है क्या, कि सामंजस्य करने का उपागम है, कि समस्या समाधान से हम वातावरण परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, अनुकूलन स्थापित करते हैं या एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है दोस्त, क्लियर हो गया, है ना। अब आगे देखते हैं हम, जो अगला स्टेप आपको आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। अब मैं ला रहा हूं आपको रिसर्च वर्क, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि समस्या समाधान के कितने पद हैं, स्टेप्स हैं, है ना। तो हम लेते हैं अगला समस्या समाधान पद, या इसी को हम कहते हैं चरण, मतलब स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। समस्या समाधान में दोस्तों एक तो याद रखना कितने पद है, 6 पद है। अब देखो, नाम लिख दिया पद, स्टेप्स, तो हर पद व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए। तो ये नहीं कि 6वां पद पहले स्थान पर रख दिया और पहला 6वें पर रख दिया, तो हमारी समस्या समाधान प्रक्रिया आगे बढ़ ही नहीं सकती, है ना। हम समस्या समाधान करने के लिए एक निश्चित पदों में से होकर गुजरते हैं, एक निश्चित प्रक्रिया में से होकर गुजरते हैं, तभी तो हम कहते हैं। समस्या समाधान की विशेषता है कि मैं बताऊंगा आज ही आपको इसी वीडियो में, कि समस्या समाधान से बालकों के चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति, अवलोकन शक्ति और समस्या समाधान की क्षमता पैदा होती है। वह टोटली उसका मस्तिष्क मानसिक क्षमताओं का विकास होता है जब बालक को समस्या दी जाती है और समाधान करने के लिए उसे परिस्थितियां दी जाती हैं और बालक स्वयं समस्या का समाधान करता है, तो उसकी मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। कौन कौन सी मानसिक क्षमताओं का? उसकी चिंतन शक्ति का, उसकी तर्क शक्ति का, उसकी विश्लेषण शक्ति का, उसकी समस्या समाधान क्षमता का, आदि आदि मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। लेकिन कब होगा? जब वो निश्चित पदों से गुजरेगा, निश्चित प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो निश्चित पद है दोस्तों, इसलिए मैं इन सबको एक साथ लिख रहा हूं क्रम से। आपको सबसे पहला पद आएगा समस्या को समझना। नंबर 1 पहला पद, समस्या को, एक एक करके मैं इनको समझाऊंगा आपको, पहले आप इनको एक साथ लिख लें। समस्या को समझना। दूसरा, जानकारी एकत्रित करना, एकत्रित करना। तीसरा, इसको इस तरह लिखते, उपकल्पना का बहुत अच्छा स्टेप है, निर्माण, है ना। या एक और नाम दे दें, संभावित समाधान। उपकल्पना का निर्माण है संभावित समाधान, है ना। चौथा, संभावित समाधानों का परीक्षण, संभावित समाधानों का
परीक्षण, है ना। पांचवा निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना। और छठवा निष्कर्षों का उपयोग करना, निष्कर्षों का उपयोग करना, है ना। ये 6 स्टेप्स है ना। अब इनका हम एक एक वर्णन करते हैं, तो देखते देखते, है ना। पहला क्या है, समस्या को समझना। सबसे पहला स्टेप समस्या को समझना, है ना। भाई हम कोई भी किसी भी प्रकार का हम प्रोजेक्ट ले रहे हैं या कोई भी हम विधि को काम ले रहे हैं, कोई भी उपागम हम काम ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम आगे कब बढ़ेंगे, जब हमारे पास समस्या हो। तो सबसे पहला स्टेप हर जगह हर उपागम में क्या आता है दोस्तों, समस्या को समझना कि समस्या क्या है ना। अब वो समस्या को बालक स्वयं अपने स्तर से चुन सकता है, सेलेक्ट कर सकता है ना। क्योंकि हम देखो समस्या समाधान उपागम को काम ले रहे हैं, तो बालकों को तो समझाएं कि समस्या का समाधान कैसे किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, इसके लिए सबसे पहले उस बालक के पास समस्या होनी चाहिए। अब वो समस्या बालक स्वयं भी चुन सकता है या शिक्षक भी उसके लिए कोई समस्या दे सकता है। बल्कि ज्यादा अच्छा ये है कि बालक स्वयं अपने अनुसार समस्या का निर्धारण करे, है ना, कि मैं कौन सी समस्या पर कार्य करना चाहता हूं, ये बालक स्वयं सोचे। तो चलो खैर, बालक ने समस्या को चुना। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, आपकी किताब का उदाहरण है कि मैंने एक समस्या ले ली, क्या, शहरी क्षेत्रों में बढ़ता हुआ प्रदूषण। ठीक है, ये समस्या हो गई, है ना। अब क्या करेंगे कि हो गया क्लियर, मतलब समस्या का निर्धारण हो गया। अब वो समस्या को हम समझेंगे कैसे कि समस्या, ये प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनसे शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ रहा है, फिर उनके लिए हम दूर करने के लिए क्या रास्ते, क्या उपाय अपना सकते हैं। ये सारी चीजों का निर्धारण हम किसमें करते हैं दोस्तों, पहला स्टेप समस्या को समझना। क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते, दूसरा जानकारी एकत्रित करना, है ना, जानकारी। अब इसको हम रिसर्च की भाषा में क्या कह सकते हैं दोस्तों, रिव्यू। क्या कह सकते हैं इसको, रिव्यू मतलब कि इस समस्या पर हमसे पहले और कोई भी कार्य कर चुका है क्या, है ना। यदि कार्य कर चुका है तो उसके निष्कर्ष क्या निकले, मतलब उसने क्या समाधान ढूंढे। पहली बात तो उसने क्या कारण ढूंढे इसी समस्या के, शहरी प्रदूषण के क्या कारण ढूंढे, फिर क्या निष्कर्ष निकले, मतलब क्या उपाय बताए उसने। फिर हम पढ़े उनको, रिव्यू करें हम, मतलब पहले जो रिसर्च हो चुके उनको हम पढ़ें, है ना, लिखें, और हम पता लगाएं कि जो मैंने समस्या चुनी है उस समस्या पर पहले कार्य हो चुका है और उसके ये कारण निकल कर आए, ये निष्कर्ष निकल कर आए। तो उससे क्या है, हमें कुछ जानकारियां मिल जाएंगी। उन जानकारियों को साथ लेकर के फिर हम हमारी समस्या पर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानकारियों को एकत्रित करेंगे कि उस समस्या से संबंधित ये पहले कार्य हो चुका है और इनके ये कारण थे, ये परिणाम थे, ठीक है, और ये उपाय थे। क्लियर हो गया। तीसरा, फिर आगे बढ़े, उपकल्पना का निर्माण। मैंने उत्तर लिख दिया संभावित समाधान, बहुत अच्छा स्टेप है। उपकल्पना किसे कहते हैं, उपकल्पना को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों हाइपोथेसिस। क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस, है ना, उपकल्पना। और इसका नाम है परिकल्पना या इसी का नाम है प्राकल्पना, लेकिन कल्पना नहीं है। कल्पना बिल्कुल अलग चीज है, उपकल्पना अलग चीज है ना। अब उपकल्पना का दूसरा नाम क्या दे दिया मैंने, संभावित समाधान। मतलब जो समस्या हमने तय की उसके समाधान नहीं, संभावित समाधान क्या
है ना। उपकल्पना के सीधा सा अर्थ याद रखना आप, एक ही समस्या के अनेक संभावित समाधान उपकल्पना कहलाती है ना। जैसे मैंने समस्या तय चुन ली, कौन सी, शहरी प्रदूषण। अब मैं शहरी प्रदूषण के बारे की पहले जो कार्य हुए हैं उन कारणों को मैं पढ़ चुका हूं, किसमें, रिव्यूज में जानकारी एकत्रित कर चुका हूं। अब मैं माइंड में सेट करूंगा कि इस समस्या के और कौन कौन से कारण हो सकते हैं, कौन से कारणों के अलावा जो कारण मुझसे पहले ढूंढे जा चुके हैं यहाँ पर, इनके अलावा और कौन कौन से कारण हो सकते हैं, ये मैं खुद सोचूंगा, है ना। फिर और जो समाधान पहले आ चुके, जो उपाय पहले आ चुके, उनके अलावा और कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, ये मैं खुद सोचूंगा। भाई नया कुछ सोचने, नया कुछ निकालने के लिए ही तो मैंने इस समस्या को चुना है। बाकी समस्या पर तो पहले बहुत काम हो चुका है, लेकिन मैंने फिर भी उसी समस्या को चुना। क्योंकि पहले कुछ कमियां रह चुकी हैं मेरे से पहले वाले स्कॉलर्स के, इसलिए अब मैं नया उपाय ढूंढूंगा, नए कारण ढूंढूंगा, है ना। अब वो कारण अनेक हो सकते हैं, वो उपाय अनेक हो सकते हैं, वो अनेक उपाय, अनेक कारण, मतलब संभावित, वो संभावित समाधान क्या कहलाती है दोस्तों, उपकल्पना। तो पहले हमें उपकल्पना का निर्माण करना पड़ता है, ठीक है। तो उपकल्पना अगर समझ गए क्या है, एक ही समस्या के अनेक संभावित समाधान ढूंढना ही उपकल्पना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, संभावित समाधानों का परीक्षण। अब मैं क्या करूंगा, फील्ड में जाऊंगा। फील्ड में कैसे, मैंने समस्या क्या चुनी है, शहरी प्रदूषण। तो मैं एक नहीं अनेक शहरों का विजिट करूंगा, अनेक शहरों का भ्रमण करूंगा। अनेक कौन से शहर, भारत में तो बहुत शहर, राजस्थान में तो बहुत शहर है, या फिर संभाग में तो बहुत शहर है। मैं पहले से तय करूंगा कि मैं इन 2 शहरों का तुलनात्मक अध्ययन करूंगा, इन 4 शहरों का तुलनात्मक अध्ययन करूंगा। जैसे मैंने चुन लिया कि गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, करौली और सवाई माधोपुर। तो पहले से तय करना पड़ेगा ताकि मुझे भटकना नहीं पड़ेगा। फिर मेरा एक क्राइटेरिया फिक्स हो जाएगा, एक सीमांकन हो जाएगा कि मुझे इन 4 शहरों के प्रदूषण का तुलनात्मक अध्ययन करना है। भाई तभी तो हम पता लगाएंगे कि एक शहर से तो हमें पता नहीं लगेगा। हम 2 या 2 से अधिक शहरों में जाएंगे, वहां पर कारणों का पता लगाएंगे और फिर उपाय ढूंढेंगे, है ना। तो मुझे फील्ड वर्क करना पड़ेगा। इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं दोस्तों, संभावित समाधानों का परीक्षण, कि हम डाटा कलेक्शन करेंगे, प्रदत्तों का संकलन करेंगे, है ना। मतलब प्रदत्तों का संकलन मतलब उन कारणों का पता लगाएंगे। यहां तो क्या था, सब संभावित कारण पता लगाए, सोचा हमने, और यहां जाकर फिर हम फील्ड वास्तविक रूप से क्षेत्र में जाएंगे और वहां जो हमने परिकल्पना में सोचा कारणों को, उन कारणों को वास्तविक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से पता लगाएंगे कि क्या मैंने जो सोचा वो कारण है प्रदूषण के। वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, संभावित समाधानों का परीक्षण कहलाएगा, ठीक है। तो मैं क्षेत्र में गया, शहरों में गया, और वहां पर जो मैं कारण सोच कर गया उनको लागू करूंगा, देखूंगा कि क्या यही कारण है या फिर इनके अलावा और कोई कारण मुझे मिले नहीं, निश्चित मिलेंगे, है ना। तो उन सारे कारणों का मैं कलेक्शन करके लाऊंगा, है ना। इसको कहते हैं अपन डाटा कलेक्शन, प्रदत्तों का संकलन। इन सब कामों को करके फिर आगे बढ़ेंगे हम निष्कर्ष निकालना। क्या है ये, निष्कर्ष निकालना, है ना। अब निष्कर्ष निकालने में क्या करेंगे दोस्तों हम, ये क्योंकि ये ऐसा स्टेप है जिसमें हमें प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है ना। इसमें क्या करेंगे, समस्या पर कार्य करके उससे निष्कर्ष निकालते हैं, परिकल्पनाओं का सत्यापन करते हैं। परिकल्पनाओं का सत्यापन मतलब जो हमने परिकल्पना की इस स्टेप में, उपकल्पना या परिकल्पना जो बनाई, इसका सत्यापन करेंगे। सत्यापन कैसे होगा कि मैंने जो कारण सोचे हैं वो कारण, और जो कारण मुझे भ्रमण पर या शहरों में जाकर के मिले, उन दोनों की हम तुलना करेंगे कि क्या मैंने सोचे
वो कारण सही है, या जो नए मिले वो कारण सही है, तो वो क्या कहलाएगा? परिकल्पना का सत्यापन। के क्या मैंने जो उपकल्पना बनाई वो सही है, गलत है या न्यूट्रल है? एकदम उपकल्पना 3 प्रकार की होते हैं। ये रिसर्च का काम है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं। जब आप एमएड या पीएचडी करेंगे तब ये बातें समझ में आएंगी आपको। उपकल्पना 3 प्रकार की होती है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक परिकल्पना, सकारात्मक परिकल्पना, और एक होती है शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस। नेगेटिव हाइपोथेसिस, पॉजिटिव हाइपोथेसिस, और एक होती है दोस्तों नल हाइपोथेसिस, मतलब शून्य परिकल्पना है ना। और हम अधिकांश जो रिसर्च वर्क करते हैं तो शून्य परिकल्पना लेकर चलते हैं। शून्य परिकल्पना में क्या होता है? शून्य परिकल्पना में हम ये रखते हैं दोस्तों कि अनुसंधानकर्ता के पक्षपातों का कोई भय नहीं होता, और इसमें एक शब्द याद रखना कि 2 चरों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है। मतलब ना तो उसने पॉजिटिव कहा ना नेगेटिव कहा, क्या लिख दिया? सार्थक अंतर नहीं होता, मतलब निष्पक्ष रहा। ये खैर बाद की बातें हैं, इसलिए छोड़ दें आप, है ना। मैं समझाऊंगा, समझ में तो आ जाएगा। आपका इतनी कैपेसिटी लेकिन काम की नहीं है दोस्तों अभी, इसलिए छोड़ा। बाकी इतना याद रखना, जब भी ये बात लिखी हुई आ जाए कि कोई सार्थक अंतर नहीं है, इसका मतलब परिकल्पना कैसी है? वहां पर शून्य परिकल्पना है ना। खैर, तो यहां पर हमने फिर क्या निष्कर्ष निकालने में क्या कर लिया? परिकल्पना का सत्यापन किया, है ना। परिकल्पना का सत्यापन किया। अब परिकल्पना का सत्यापन किया, इसका मतलब हमने निष्कर्ष निकाले। जैसे कि मेरा आज की समस्या क्या चल ली थी मैंने? शहरी प्रदूषण, है ना। मान लो ये शहरी प्रदूषण मेरी समस्या है, तो मेरा निष्कर्ष अब मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूं। कैसे? ये कारण है। कहां से लाया? ये डाटा कलेक्शन से लाया, है ना। ये कारण है और ये इसके समाधान है, तभी तो आपका रिसर्च वर्क माना जाएगा, है ना। अब ये सब कब होगा? जब मैं भ्रमण करूंगा, जब मैं वास्तविक रूप से क्षेत्र में जाऊंगा और वहां के कारणों को ढूंढूंगा, तब मुझे पता लगेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं, है ना। और लास्ट का स्टेप है दोस्तों निष्कर्षों का उपयोग करना, है ना। एक ही बात, लगभग एक जैसी बात है कि यहां तो मैंने निष्कर्ष निकाले और यहां मैं उपयोग करूंगा। या फिर इसी का हम स्टेप नाम लिख देते भविष्यवाणी करना, कि मैंने जो अनुसंधान कार्य किया या मैंने जो समस्या उठाई उस समस्या के 2 उपाय निकले, समाधान कारण निकल कर आए सामने, जो मैंने समाधान बताए उन समाधानों को अब मैं दुनिया में, समाज में उपयोग के लिए भेज दूंगा। मतलब भविष्यवाणी कर दूंगा कि शहरी प्रदूषण के ये कारण हैं और शहरी प्रदूषण को कम करने के ये उपाय मेरे अनुसार हो सकते हैं। ठीक है ना। इस तरह से हम क्या करते हैं? इसका निष्कर्षों का उपयोग कर लेते हैं। ये दोस्तों आपके 6 पद होते हैं समस्या समाधान उपागम के। क्रम से आप याद रखना, है ना। सबसे पहले समस्या का निर्धारण या समस्या समझना, जानकारी एकत्रित करना, उपकल्पना का निर्माण करना, संभावित समाधानों का परीक्षण, निष्कर्ष निकालना, निष्कर्षों का उपयोग करना। ठीक है दोस्तों, ये जो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है उपकल्पना का निर्माण, वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी आता है। उपकल्पना क्या है? उपकल्पना कितने प्रकार की होती है ना। या फिर कोई हम संभावित समाधानों को क्या कहते हैं, या हम पहले से ही जो उपाय सोच लेते हैं उन उपायों को क्या कहते हैं। कई तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपका ये, है ना। आज आपका एक उपागम मैंने पूरा कर दिया, समस्या समाधान उपागम। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।